गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, कल की क्लास में हमने पोलर मॉलिक्यूल के बारे में आपसे डिस्कस किया था। फिर अचानक ही मुझे क्लास ऑफ करनी पड़ गई थी, कुछ इमरजेंसी वर्क ऐसा ही निकल गया था। तो आज हम दोबारा से इसी को थोड़ा रिवीजन करते हुए और आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें पोल्स बनते हैं। पोल्स बनने से हमारा यहाँ मतलब सिर्फ इतना है, देखो ध्यान से, कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास अलग अलग जगह पर होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में एक जगह नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरी जगह पॉजिटिव चार्ज होता है, और पी की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा होता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो ये सभी मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर एक एरो एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सभी मॉलिक्यूल पूरे सबस्टांस में रैंडमली स्कैटर्ड होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, कोई किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कोई किसी डायरेक्शन में है, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में है। रैंडमली मतलब उन पर कोई नियम नहीं लगता है। तो इसलिए इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों, नेट डाइपोल मोमेंट पी नेट इज इक्वल टू जीरो होता है। लेकिन जब इन्हीं सबस्टांस को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है, मीन्स ई इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, और ई की जो डायरेक्शन है वो ये वाली है। तो जब हम इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो ये सारे के सारे जो डाइपोल हैं, जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक मॉलिक्यूल एक डाइपोल है, तो जितने की भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, यानी कि इनको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे अलाइनमेंट मान लेते हैं। तो अब P इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब अब इन पर एक नेट डाइपोल मोमेंट काम करने लगता है। तो तीन इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, तीनों बातों को ध्यान से देखिए। पोलर मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास अलग अलग पॉइंट पर होता है, इसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, और हर एक मॉलिक्यूल एक डाइपोल की तरह काम करता है। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में ये सारे डाइपोल्स या मॉलिक्यूल्स रैंडमली स्कैटर्ड इन थ्रू आउट द सबस्टांस, पूरे सबस्टांस के अंदर इस तरीके से रैंडमली स्कैटर्ड होते हैं कि इनका नेट डाइपोल मोमेंट किसी भी डायरेक्शन में हमेशा जीरो होता है। लेकिन जब इन्हीं सबस्टांस को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो ये सारे मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जिससे इन पर एक डाइपोल मोमेंट काम करने लगता है, और उस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब बात करते हैं बच्चों नॉन पोलर सब्सटेंसेस की। नॉन पोलर सब्सटेंसेस पोलर सब्सटेंसेस से ठीक अपोजिट होते हैं। इनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करता है, या फिर सेंटर ऑफ मास एक ही चार्ज का होता है, या तो पॉजिटिव का या फिर नेगेटिव का। दोनों केसेस में पोल्स नहीं बनते हैं, जैसे O2 H2 CO2 ETC। जैसे H2 को आप समझने की कोशिश करो, H2 में H के दो एटम होते हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया। ये H आयन जो है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, और इस H आयन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज का यहाँ हो जाएगा। लेकिन इसमें नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए सबस्टांस नॉन पोलर है। अगर CO2 की बात हम करते हैं तो इसमें कार्बन और इसके साथ दो ऑक्सीजन जुड़े होते हैं। कार्बन पॉजिटिव होता है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, मीन्स इट दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज COM पॉजिटिव। सिमिलरली ऑक्सीजन टू नेगेटिव, इनका सेंटर ऑफ मास इनको मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर होगा, जो कि वही पॉइंट है जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है। इट मीन्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स विद ईच अदर। तो या तो एक ही प्रकार का चार्ज होता है, या फिर दोनों प्रकार के चार्ज अगर होते हैं तो दोनों के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करते हैं। तो इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स को अलग अलग नहीं बता सकते। इस टाइप के सबस्टांस को हम नॉन पोलर कहते हैं।
नॉन पोलर सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो डाइपोल की तरह काम नहीं करता है, क्योंकि उसका कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है जिस प्रकार से पोलर सब्सटेंस के अंदर होता था। इस चीज़ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं नॉन पोलर सब्सटेंसेस के, इनको हम सर्कुलर दिखा करके पॉजिटिव नेगेटिव लिख देते हैं। मीन्स यहाँ कोई पॉइंट ऐसा है जिस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स इस तरीके से होते हैं सभी सब्सटेंस के अंदर। तो इनका कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स करते हैं। तो बच्चों, जब ये सब्सटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रखे होते हैं तो इन पे कोई भी नेट डाइपोल मोमेंट काम नहीं करता है। लेकिन जब हम इन सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो आप सब जानते हैं पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें से कोई भी एक चार्ज, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव, जनरली नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स इस कंडीशन से इस तरीके का बन जाता है। जब मॉलिक्यूल ऐसा था तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो था, लेकिन अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अलग अलग जगह पर चले गए हैं। पॉजिटिव वहीं रहा, नेगेटिव डिस्प्लेस हो गया है। तो अब इन सब्सटेंस का एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। जब सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है तो सभी मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट ऐड होकर के पूरे सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर देते हैं। दोनों प्रकार के सब्सटेंसेस में बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है, पोलर सब्सटेंसेस में डाइपोल मोमेंट पहले से होता है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने से उसका अलाइनमेंट होता है। लेकिन नॉन पोलर सब्सटेंसेस में पहले से कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने से डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है पोलराइजेशन और पोलराइजेशन वेक्टर। इसको हम पोलराइजेशन भी कह सकते हैं और पोलराइजेशन वेक्टर भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है पोलराइजेशन P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। मीन्स हम कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट क्रिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों, अगर मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है, फ़िलहाल मेरे पास मेरे चश्मे का बॉक्स है, ये एक सब्सटेंस है। अगर मैं इस सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूँ तो इस पूरे सब्सटेंस के अंदर डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। जैसा आपने पढ़ा, चाहे ये नॉन पोलर हो चाहे ये पोलर हो, पर इसके अंदर डाइपोल मोमेंट ज़रूर काम करने लगेगा जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे। इस सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है उसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। मान लीजिए इस पूरे सब्सटेंस का वॉल्यूम V है और इसके अंदर डाइपोल मोमेंट जो क्रिएट होता है वो P है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना क्रिएट होगा? यूनिट वॉल्यूम में क्रिएट होगा P/V। अब हम मानते हैं कि ये जो सब्सटेंस है जो आप देख रहे हैं, चश्मे का बॉक्स है, इसको आप अपने इस डायग्राम से रिलेट करो। ये जो सब्सटेंस है, जब मैं इस सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूँगा तो जितने नेगेटिव चार्ज हैं वो इधर आ जाएंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो इधर चले जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो अब ये डाइपोल हो गया, यहाँ पर चार्ज हो गया QP। P स्टैंड्स फॉर पोलराइजेशन, मतलब जो चार्ज पोलराइजेशन के कारण क्रिएट हुआ है उसको हम QP प्लस और ये QP माइनस। मान लीजिए सब्सटेंस के बीच की या इसकी लेंथ या चार्ज के बीच की डिस्टेंस d है, तो तब हम कह सकते हैं इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा? QP इंटू डी, क्योंकि आप जानते हैं डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू लेंथ होता है। यहाँ पर लेंथ 12 के बजाय d दी हुई है, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे Q इंटू डी, यानी QP इंटू डी। तो डाइपोल मोमेंट हो गया QP इंटू डी और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ से D कैंसिल, तो इट बिकम्स QP/A। और आपको पता है Q/A तो सिग्मा होता है, तो QP/A इज इक्वल टू सिग्मा P। सो पोलराइजेशन इज इक्वल टू
सिग्मा पी। इस रिलेशन का हम आगे यूज करेंगे, तो इसलिए इस रिलेशन को आप याद रखें। अब नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को बच्चों एक बार आपको ध्यान से समझना ज़रूरी है। तो आप एक बार जैसा जैसा मैं बताता जा रहा हूँ आप ऐसा सोचते जाएं। मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज्ड और दूसरी प्लेट है नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ऑब्वियसली इस प्लेट के और इस प्लेट के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई नोट कह सकते हैं। नोट मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में होगा। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होगी और ये दोनों प्लेट के बीच के पूरे स्पेस में एग्जिस्ट करेगा, सारे के सारे स्पेस में एग्जिस्ट करेगा। एक बात पहले आप ये अच्छी तरीके से समझ जाइए, इसके बाद हम नेक्स्ट अगली बात पे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट से क्रिएट हुआ है यहाँ पर, उसके अंदर कोई भी एक सब्सटेंस रख देते हैं जो कि इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब डाइलेक्ट्रिक है। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रख देंगे तो ये पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये चाहे पोलर हो चाहे ये नॉन पोलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते ही नेगेटिव चार्ज सबके इस तरफ आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और पॉजिटिव चार्ज सभी मॉलिक्यूल्स के इस तरफ आ जाएंगे। मतलब इसके सारे मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे कि इनका जो पी है वो ई की डायरेक्शन में आ जाए, सब के सब मॉलिक्यूल्स। तो ये जो अलाइनमेंट होता है जिसमें सारे मॉलिक्यूल्स सभी मॉलिक्यूल्स का पी ई के अलोंग हो जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, पोलराइजेशन दोनों प्रकार के सब्सटेंसेस में होता है। अब बच्चों यहाँ मैंने एक डॉटेड रेक्टेंगल इमेजिन किया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर ये एक डॉटेड रेक्टेंगल है। यहाँ देखो, इस डॉटेड रेक्टेंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस डॉटेड रेक्टेंगल के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है इतना ही नेगेटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है इतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से कैंसिल हो जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से कैंसिल हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस डॉटेड रेक्टेंगल के अंदर नेट चार्ज 0 होता है। तो चार्ज जो बचा वो सिर्फ इसके इधर वाले एंड पर नेगेटिव और इधर वाले एंड पर पॉजिटिव चार्ज बचा। तो इस डायग्राम को हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए अंदर का नेट चार्ज सब 0 हो गया और इस डाइलेक्ट्रिक का ये वाला एंड बचा नेगेटिवली चार्ज और ये वाला बचा आपका पॉजिटिवली चार्ज। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस सब्सटेंस के अपोजिट फेसेस पर क्रिएट हुए हैं, ये पोलराइजेशन के कारण हुए हैं। इसलिए इसको हम QP, P स्टैंड्स फॉर पोलराइजेशन, यहाँ पर +QP और यहाँ पर -QP चार्ज कह सकते हैं। तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरह बिहेव करेगा और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरह बिहेव करेगा। तो अब इसके अंदर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जिसको हम EP कहते हैं और इस EP की डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट होती है। अब तक जो मैंने समझाया उसके बेस पर आपको इतना आ जाना चाहिए कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 की डायरेक्शन इस पॉजिटिव प्लेट से इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ है और पोलराइजेशन के कारण जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है EP, उसकी डायरेक्शन इस पॉजिटिव प्लेट से इस पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E0 - EP। तो ये जो E है, अगर ये सबस्टांस ना रखा जाता तो ये E0 होता। जैसा आपको पता है कि अगर सबस्टांस ना रखते तो यहाँ पर एयर होती और एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता आपका E0। सबस्टांस रखने के कारण EP क्रिएट हुआ और इस EP ने इस E0 की वैल्यू को कुछ कम कर दिया है, कुछ रिड्यूस कर दिया है। दैट्स वाई E इज कॉल्ड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो प्रोसेस आपने सीखा है, दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ द सब्सटेंस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समरी के फॉर्म में बच्चों आप ये याद कर सकते हैं कि जब भी कभी किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को
दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच रखा जाता है तो पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन के कारण ईपी क्रिएट होता है। ईपी क्रिएट होने के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एयर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ कम हो जाता है एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एज यू कैन सी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैन बी रिटन एज ई नोट डिवाइडेड बाई ई। तो आप इससे इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई नोट उसका रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रेशो। तो जैसा आपने प्रीवियस आर्टिकल में पढ़ा है ये जो ई होता है ई को आपने पढ़ा इट इज द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड सो ई कैन बी रिटन एज ई नोट माइनस ई पी। नाउ यू कैन सी दैट इट इज क्वाइट क्लियर स्टूडेंट्स इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर सो k is always greater than 1. But if there is no substance between the plates then EP is equal to 0. ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर हम सबस्टांस ना रखें यानी एयर हो तो EP नहीं होता है। EP प्रोड्यूस होता है पोलराइजेशन के कारण। अगर पोलराइजेशन ही नहीं होगा तो EP भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो देन K इज इक्वल टू ई नोट अपॉन ई नोट इज इक्वल टू 1. So students k is greater than 1 or k is equal to 1. So we can say that k is always greater than and equal to 1. k is never be less than 1. k कभी भी 1 से कम नहीं होता है। ये 1 होता है एयर के लिए, वैक्यूम के लिए और बाकी सभी मटेरियल मीडियम्स के लिए k की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। तो आप बच्चों इसे याद करेंगे कि k इज इक्वल टू ई नोट अपॉन ई होता है और उनसे हम इन सब चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और आपको मैंने पूरा पेज दिखा दिया है। पूरा पेज देख करके आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। पहला आप इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दो, इट इज़ ससेप्टिबिलिटी और ये एक नया लेटर यहाँ पर यूज़ किया हुआ है ग्रीक लेटर। दिस लेटर इज़ कॉल्ड चाई और यहाँ ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक सो इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डिनोटेड बाई चाई ई। कभी कभी कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स इसको काई भी पढ़ते हैं तो पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको चाई कहें या इसको काई कहें लेकिन इसका मीनिंग आपको ज़रूर ध्यान से समझ लेना है। तो बच्चों ये जो चाई होता है इसका मतलब होता है हाउ इजीली द सबस्टांस गेट्स पोलराइज्ड। मतलब कोई सबस्टांस कितना इजीली पोलराइज हो जाता है। हो सकता है हमारे पास दो सबस्टांस हो, एक कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ही पोलराइज हो जाता है, दूसरा बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पोलराइज होता है। तो जो सबस्टांस ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पोलराइज होता है उसकी ससेप्टिबिलिटी कम होती है और जो कम इलेक्ट्रिक फील्ड से ही पोलराइज हो जाता है उसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो बच्चों इट इज़ फाउंड दैट हमें ये पता चला है कि ये जो आपका पोलराइजेशन होता है जो आपने अभी अभी पढ़ा था, पोलराइजेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में चेंज करने के लिए बच्चों मुझे यहाँ चाई ई एक कांस्टेंट लेना पड़ता है और मैंने उसके साथ एप्सिलॉन नॉट भी ले लिया है। एप्सिलॉन नॉट सिर्फ इसलिए लिया है जिससे चाई ई को हम डायमेंशन लेस बना सके। तो ये डायमेंशन लेस बनाने के लिए मैंने इसको इकट्ठा ले लिया है। कुछ बुक्स में चाई ई के साथ एप्सिलॉन नॉट नहीं लिया गया है, डोंट वरी अबाउट इट, both the formulas are correct and both statements is correct. P is equal to chi e into epsilon naught into E और ये जो chi e होता है it is called electric susceptibility. अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चों
रिलेशन बिटवीन चाई ई एंड के, ये एक तरीके से जितनी चीज़ें हमने अभी अभी पढ़ी है इन सबको समरी के फॉर्म में यूज़ करके हम ये फार्मूला बना सकते हैं। तो बच्चों देखिए आपने क्या क्या पढ़ा है। आपने पढ़ा है कि ये जो E होता है E इज़ इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, ये आपने पढ़ा है। इसके साथ साथ आपने ये पढ़ा है कि P जो होता है पोलराइजेशन वेक्टर, वो आपका सिग्मा P के बराबर होता है। तीसरा रिजल्ट आपने पढ़ा है कि P इज़ इक्वल टू चाई ई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई के बराबर होता है। तो बच्चों इन तीनों रिजल्ट का यूज़ करके हम चाई ई और के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये लिख लेते हैं कि E इज़ इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी होता है। अब इसमें से अगर मुझे ई नॉट अलग से निकालना है तो ई नॉट इज़ इक्वल टू ई प्लस ई पी। इट इज़ वेरी सिंपल। और अब जो भी काम हमें करना है वो हम ई पी के साथ करेंगे। तो ये ई प्लस सिग्मा पी और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ई पी। तो ई पी की जो वैल्यू है बच्चों वो हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। और यहाँ जो सिग्मा पी है उसको पी लिख सकते हैं। सो इट इज़ ई प्लस पी बाई एप्सिलॉन नॉट और इज़ इक्वल टू ई प्लस पी की जगह हम लिख सकते हैं चाई ई एप्सिलॉन नॉट ई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। हियर द एप्सिलॉन नॉट इज़ कैंसिल। नाउ द ई इज़ कॉमन। जब आप ई कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस चाई ई। और अगर हम ई को यहाँ नीचे ले आते हैं तो देन वी कैन राइट एज ई नॉट अपॉन ई इज़ इक्वल टू 1 प्लस चाई ई। और ई नॉट अपॉन ई को हम के कह सकते हैं। तो देन के इज़ इक्वल टू 1 प्लस चाई ई। और इट इज़ द रिलेशन बिटवीन के एंड चाई ई। इस रिलेशन को आप अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से पूरा कर लीजिए बच्चों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है स्टूडेंट्स कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। बच्चों अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, हम उस कंडक्टर को अगर चार्ज देते हैं तो चार्ज देने से उस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो ये फैक्ट हमें कहता है कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसलिए हम कह सकते हैं कि Q इज़ इक्वल टू एक कांस्टेंट C इंटू V, जहाँ पर ये जो C है बच्चों, ये C एक कांस्टेंट है एंड दिस कांस्टेंट इज़ कॉल्ड कैपेसिटी और कैपेसिटेंस। इसको हम कैपेसिटी भी कह सकते हैं और इसको हम कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। इम्पोर्टेंट बात ये है जो आपको याद होनी चाहिए, ये जो डिपेंड करता है ये कंडक्टर की ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन जियोमेट्री ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर होता है ज्योमेट्री में दो चीज़ें शामिल हो जाती है, एक तो शेप और दूसरा उसका साइज। अब अगर हमें C निकालना है तो देन C इज़ इक्वल टू Q अपॉन V। आपको इसकी यूनिट बनानी है तो यूनिट इसकी Q की यूनिट होती है कूलम और V की यूनिट होती है वोल्ट। तो इसकी यूनिट हो गई कूलम्ब पर वोल्ट और कूलम्ब पर वोल्ट इज़ कॉल्ड फैरड। सो कूलम पर वोल्ट इज़ फैरड। तो फैरड इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। बट बच्चों ये जो फैरड है ये बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए हम छोटी यूनिट यूज़ करते हैं। इन छोटी यूनिट्स में से एक यूनिट होती है पिको फैरड, एक यूनिट होती है माइक्रो फैरड, एक यूनिट होती है नैनो फैरड और कभी कभी हम इसकी एक यूनिट और यूज़ करते हैं जिसको हम फेम्टो फैरड कहते हैं, फेम्टो फैरड। चलो इन सब यूनिट्स की वैल्यू आप लिख लें। पिको मतलब 10 की पावर -12 फैरड, माइक्रो फैरड मतलब 10 की पावर -6 फैरड, नैनो फैरड मतलब 10 की पावर -9 फैरड और फेम्टो फैरड मतलब 10 की पावर -15 फैरड।
तो जनरली हम सबसे ज़्यादा यूज़ जो करते हैं बच्चों वो माइक्रो फैरड का यूज़ करते हैं। ये कैपेसिटेंस का आर्टिकल है बच्चों, इसको अच्छी तरीके से आप पूरा करना। बच्चों कैपेसिटेंस जो होता है इसका सिंपल मीनिंग है, जैसे अगर हमारे पास कोई बर्तन है तो उस बर्तन में कितना अमाउंट हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे ग्लास है उसमें कितना पानी हम स्टोर कर सकते हैं, कितना दूध हम स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द पोर्ट। सिमिलरली किसी कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं तो इसका मतलब उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है। अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर कम चार्ज ही स्टोर कर पाते हैं तो उसका कैपेसिटेंस कम है। तो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी का मतलब आप समझिए एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चों कैपेसिटेंस ऑफ द आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो बच्चों ये जो आपका कैपेसिटर है, मान लीजिए हमारे पास एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस r है, इसकी सरफेस पर स्मॉल q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम इसका कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो C इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो हमें सबसे पहले इसका V कैलकुलेट करना पड़ेगा। V कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसका V होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर, इट इज़ द V। इससे हम इसको V/Q कैलकुलेट कर सकते हैं। देन V/Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और ये V/Q को अगर हमने Q/V किया तो Q/V आपका हो जाएगा Q/V इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और बच्चों ये जो Q/V होता है इसको C कहते हैं, तो इसलिए C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इस फैक्ट से हमें ये पता चलता है कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस उसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी स्फीयर की रेडियस बहुत बड़ी है तो वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, अगर किसी कंडक्टर की रेडियस छोटी है तो वो कम चार्ज ही स्टोर कर पाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चों फैराड इज़ द वेरी बिग यूनिट। इसको हम कैसे प्रूव करें, इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि इफ़ द कैपेसिटेंस C इज़ इक्वल टू 1 फैराड। अगर हमने ये मान लिया कि कैपेसिटेंस 1 फैराड है तो हम ये देखेंगे कि 1 फैराड के लिए कितनी रेडियस का स्फीयर चाहिए। अब उस रेडियस से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कितने बड़े स्फीयर के लिए 1 फैराड कैपेसिटी हो सकती है। तो बच्चों आपको पता है C इज़ इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो R आपको कैलकुलेट करना है। देन R इज़ इक्वल टू C बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम लिख सकते हैं C इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू तो आप सब जानते ही हैं, 9 इंटू 10⁹ होती है। तो इट मीन्स अगर आप एक फैराड कैपेसिटी का कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 9 इंटू 10⁹ मीटर रेडियस का स्फीयर लेना होगा। इस रेडियस का अनुमान या एक्सपेक्ट करने के लिए आप इसको अर्थ की रेडियस से कंपेयर कर सकते हैं। अर्थ की रेडियस से जब इसे डिवाइड करते हैं तो इट इज़ 9 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ। और बच्चों रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6.4 इंटू 10⁶। तो यहाँ ये बन गया 9/6.4 इंटू 10⁹ -6 इज इक्वल टू 3। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इट बिकम्स 1500 अप्रोक्सीमेटली। इट मीन्स द रेडियस इज इक्वल टू 1500 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो स्टूडेंट अगर आप कोई एक ऐसा स्फीयर बनाना चाहते हैं जिसका कैपेसिटेंस 1 फैराड हो जाए तो आपको उस स्फीयर की रेडियस अर्थ की रेडियस से 1500 टाइम्स लेनी पड़ेगी। अर्थ के शेप या रेडियस का आपको अंदाज़ा है, आपको उससे भी 1500 गुना बड़ा स्फीयर लेना पड़ेगा, तब जाके उसका
कैपेसिटेंस 1 फैरड होगा, तो इस फैक्ट के बेस पर हम कह सकते हैं कि फैरड इज़ द वेरी वेरी बिग यूनिट, सो द स्मॉल यूनिट्स आर यूज्ड। और उनमें से यूज़ की जाने वाली जो सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली यूनिट है बच्चों, वो है माइक्रो